हाय एवरीवन, माय नेम इज समना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका महाप्रलय 2.2 क्रैश कोर्स के एक बूस्टर सेशन में, जिसमें आप पूरे के पूरे फ्रिक्शन को कवर कर सकते हैं थियरी और क्वेश्चंस की हेल्प से। इन केस अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर चल रहा है फिजिक्स का महाप्रलय 2.2 क्रैश कोर्स, जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं। हम लोग सिंगल शॉट सेशंस लेते हैं, आपको बूस्टर सेशंस इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मिल जाते हैं। और साइमल्टेनियसली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी और नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी क्लास की डीपीपी भी मिलती है और क्लास का पीडीएफ भी मिलता है। तो क्लास का पीडीएफ मिल गया, हैंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस की डीपीपीज मिल गई, और फिर संडे को महाप्रलय 2.2 टेस्ट सीरीज का टेस्ट हो गया। तो इस वीक हम लोगों ने निपटाया है वेक्टर्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। तो यही तुम्हारा सिलेबस रहेगा कल जो तुम्हारा टेस्ट है 11 बजे महाप्रलय 2.2 की टेस्ट सीरीज में। तो कोई भी बच्चा वो टेस्ट को मिस नहीं करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज में नहीं एनरोल किया है, एनरोलमेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है, TC लाइव 100 कोड लगा लेना और 100% ऑफ के ऊपर आप उसको अवेल कर पाओगे। बाकी मान लो अगर इनकेस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिक्स में मतलब बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक मतलब 40 स्कोर कर रहा है, 150 40 स्कोर कर रहा है, 50 स्कोर कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है तुम लोगों को और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मिशन 720 का जो प्रैक्टिस बैच है आज से ही शुरू हो रहा है, जो कंप्लीट पीसीबी के लिए है, जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के हर चैप्टर के ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्सपेक्टेड PYQ डिराइव्ड, PYQ इंस्पायर्ड क्वेश्चंस की हेल्प से, जो लाइव क्लासेस की फॉर्मेट में होंगी। तो ये जो प्रैक्टिस बैच है बच्चों आज से शुरू हो रहा है। एनरोलमेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। TC लाइव कोड लगाओगे 100% ऑफ नहीं, मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। और इस नंबर के ऊपर कॉल करके अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो तुम लोग उन क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो फ्रिक्शन की क्लास को शुरू करते हैं, है ना। जो महा डीपीपी ऑलरेडी जा चुकी है लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, उसी के अंदर तुम लोगों को फ्रिक्शन के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो कंप्लीट करते हैं बच्चों फ्रिक्शन को। तो मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि अगर फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, चाहे रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो भी और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो तो भी, तो मैं बेसिकली फ्रिक्शन को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। एक आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली वो फ्रिक्शन है जो दो सरफेसेस के ऊपर लगेगा जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, जिनको हम मूव करवाने की कोशिश करें एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू। मतलब जब दो सरफेसेस एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे हैं तब जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रही होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब बच्चों देखो, धीरे धीरे तुम लोगों को समझ आने वाला है कि फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी सुनना। इस तरीके से जो ग्रीन गोला है धीरे धीरे 0% से 100% तक चला जाएगा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दो सर्फेसेस अगर कॉन्टैक्ट में है और रेस्ट पे है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी मानो अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को भी साइड में रख दूं, अगर मैं सिंपली फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन क्यों लगता है। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो ऐसी क्या अनोखी बात हो गई कि एक फोर्स को आना पड़ा उन दोनों सरफेसेस के बीच में। सो द रीजन इज, जैसे कि जब हम तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं तो वहां पर एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बिना एयर फ्रिक्शन के है। कि ये जो तुम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला करते हो u² sin² डिवाइडेड बाई 2g, या जो तुम लोग रेंज का फॉर्मूला करते हो u²sin2θ/g, तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग निकालते हैं वो ये सोच के निकालते हैं कि एयर फ्रिक्शन नहीं है। बिकॉज अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, रियलिस्टिकली बात करूँ, तो कोई भी दो सर्फेसेस या फिर कोई भी एक सर्फेस परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें दिखने में स्मूथ लगे, लेकिन तुम जब बिल्कुल ऐसे जूम इन करते जाओगे ना, तो तुम्हें सरफेस ऐसे नजर आएगी। मतलब जो सरफेस है वो इस तरीके से उबड़ खाबड़ होगी। तो तुम समझो, अगर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, मैंने तुम्हें बता दिया दो सरफेसेस कभी भी परफेक्टली स्मूथ हो नहीं सकती। तो अभी देखो ना, इसकी ये भी उबड़ खाबड़ है, ये भी उबड़ खाबड़ है, तो ये इंटरलॉक हो जाएंगे ना बच्चों। इतना तो तुम भी समझ पाओगे। ताली और चाबा वाह, ताला और चाबी इसी तरीके से तो काम करता है। ठीक है, कि मानो इस तरीके से ये है ताला, जस्ट 1 सेकेंड, मानो इस तरीके से ये है ताला ऐसे। ठीक है, तो चाबी भी ऐसे ही होनी चाहिए ना, तभी तो इसके अंदर जा पाएगा। तो बिल्कुल वही बात है कि ये भी उबड़ खाबड़, ये भी उबड़ खाबड़, इंटरलॉकिंग हो गया। तो अभी मानो अगर तुम्हें इन दोनों सर्फेसेस को मूव कराना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स तो लगाना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर तो इंटरलॉकिंग होगी, तो इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। बस वो जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ता है ताकि दो सर्फेसेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो क्या कर सके, रिलेटिव मोशन शो कर सके, उसी को फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है। तो मानो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि भाई ऊपर वाली सरफेस मानो आगे की डायरेक्शन में जा रही है, नीचे वाली सरफेस जो है पीछे की डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करूँ, जैसे अभी हम लोग फ्रिक्शन को थोड़ा बिल्कुल ऐसे गोभी पत्ता गोभी की तरह हम ऐसे खोल रहे हैं, एक पत्ता खोल दिया, दूसरा पत्ता खोल दिया। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स होता है जो दो सर्फेसेस के ऊपर लगता है जब वो कॉन्टैक्ट में है, जो इसीलिए लगता है क्योंकि दोनों सर्फेसेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, तो दोनों सर्फेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो अगर मैं इन दोनों सर्फेसेस को एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव करवाना चाहती हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको फ्रिक्शन बोला जाता है। ये सब पता लग गया। अब जरा सा बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की। तो देखो अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता हुआ होगा। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूंगी ये वाली बॉडी जो है आगे की डायरेक्शन में जा रही है और इसके नीचे वाली जो बॉडी है पीछे की डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी बिकॉज ऊपर वाली बॉडी आगे की डायरेक्शन में जा रही है ना बच्चों, इसीलिए इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। उसी तरीके से जो नीचे वाली बॉडी है वो पीछे की डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो आगे की डायरेक्शन में लगेगा। अब मुझे नहीं पता लॉज ऑफ मोशन तुम लोगों ने किस टीचर से किया है, लेकिन जिन बच्चों ने मुझसे किया है वो तो डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। क्या ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं? वैसे तो आंसर लिखा हुआ है, हाँ ये एक्शन रिएक्शन पेयर कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्यों, हम क्यों बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? क्योंकि दो फोर्सेस के एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए तीन सिचुएशन सेटिस्फाई होने चाहिए। मैं दो फोर्सेस को बोल सकती हूँ कि भाई ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर है जब तीन सिचुएशन सेटिस्फाई हो। नंबर वन, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है सेम मैग्नीट्यूड का है। नंबर टू, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तो ये पीछे की डायरेक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। तीसरी चीज कि यहाँ पर जो दोनों फोर्सेस हैं डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगने चाहिए, तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए ये तीन सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हाँ भाई इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है और दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पर ये फॉर्म करेगा। तो अभी जरा सा रिलेटिव मोशन को समझते हैं कि दी आप बार बार रिलेटिव मोशन बोल रहे हो, यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन लिखा हुआ है, अपने यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन बोला था। सो रिलेटिव मोशन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय रिलेटिव मोशन, उसके बारे में बताती हूँ। देखो रिलेटिव मोशन का मतलब आप दो बॉडीज को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मानो अगर मैं बोलूं कि भाई ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब ये कि ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आगे की डायरेक्शन में। दिस इज रिलेटिव मोशन, जब आप किसी एक बॉडी को आंखें देख के दूसरे बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं। जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे पास ये बॉडी है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ये जो बॉडी है ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अब मैं प्रिटेंड भी नहीं करना चाहती कि मैं काइनेमैटिक्स करा रही हूँ, बिकॉज मैं काइनेमैटिक्स नहीं करा रही, मैं काइनेमैटिक्स का एक कंसेप्ट अभी इस्तेमाल कर रही हूँ विच इज रिलेटिव मोशन। जैसे कि यहाँ पर जरा सा देखना कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो दोनों का मोशन है, ऊपर वाली बॉडी भी मूव करिए, नीचे वाली बॉडी भी मूव करिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू नहीं मूव कर रहे। कि अगर मानो तुम ये वाली बॉडी से पूछोगे तो इस वाली बॉडी को ये वाली बॉडी मूव करती हुई नहीं नजर आएगी, और अगर तुम लोग इस वाली बॉडी से पूछोगे तो उसको ये वाली बॉडी मूव करती हुई नहीं नजर आएगी। तो ऐसे रिलेटिव मोशन होना चाहिए वरना फ्रिक्शन नहीं लग सकता। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से है, तो जब ये इन दोनों की सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है इनके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए रिलेटिव मोशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सिर्फ मोशन से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ ये 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली बॉडी नीचे वाले बॉडी के कंपैरिजन में आगे जा रही है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही है वो काइनेमैटिक्स है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस बोल रही हूँ ऊपर वाली जो बॉडी है नीचे वाले के कंपैरिजन में आगे की डायरेक्शन में जा रही है, और ऊपर वाली जो बॉडी है और नीचे वाली जो बॉडी है ऊपर वाले बॉडी के कंपैरिजन में नीचे जा रही है, पीछे जा रही है ना। तो आई कैन से ऊपर वाली बॉडी नीचे वाले बॉडी के कंपैरिजन में आगे जा रही है,
और नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू पीछे जा रही है। तो ये मैंने इनका सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बता दिया। तो बच्चों जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला है कि फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कि मानो अगर ऊपर वाली बॉडी का रिलेटिव मोशन आगे की डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। और उसी तरीके से नीचे वाले बॉडी का नीचे वाली बॉडी का जो रिलेटिव मोशन है पीछे की डायरेक्शन में है, तो मैं फिर यहाँ पर बोल सकती हूँ कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो हमारा आगे की डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैं एक बार जरा सा बार और दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाती हूँ। मानो मैं तुम्हें बोलूँ ये वाली बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये वाली बॉडी 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली बॉडी के पर्सपेक्टिव से ऊपर वाली बॉडी चले आगे, तो आई कैन से कि इसका जो रिलेटिव मोशन है वो आगे की डायरेक्शन में है। और अगर ऊपर वाली बॉडी से पूछोगे तो वो बोलेगा नीचे वाली बॉडी पीछे चली गई, तो नीचे वाली बॉडी का जो रिलेटिव मोशन है यहाँ पे है। तो मैं दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो अब मैं बोल दूंगी कि जो रिलेटिव मोशन ऊपर वाली बॉडी के ऊपर लग रहा है या फिर जो फ्रिक्शन ऊपर वाली बॉडी के ऊपर लग रहा है वो ऐसे है, एक बार जरा सा देखिए। और जो फ्रिक्शन नीचे वाली बॉडी के ऊपर है वो ऐसे है। जरा सा इसको समझते हैं एक और एग्जांपल की हेल्प से। जैसे कि मैं ये 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मानो बच्चों अभी अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोलूँ कि मानो ये मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है। अब मानो अगर गाड़ी एकदम से चलने लग जाए, इसके ऊपर मैंने 1-2 दिन पहले रील भी बनाई है। हाँ जी, मानो ये गाड़ी है, उप्स, मानो ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बॉक्स है, गाड़ी एकदम से आगे की डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसका टेंडेंसी मूव करने का पीछे की डायरेक्शन में। बच्चों ये चीज़ तो तुम लोगों ने भी नोटिस की होगी, चाहे तुम बैलगाड़ी में बैठे हो तुम या फिर तुम नॉर्मल गाड़ी में बैठे हो, जब एकदम से गाड़ी चलती है तो तुम्हारे ऊपर पीछे की डायरेक्शन में धक्का लगता है ना। इसका मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, कि यहाँ पर जैसी गाड़ी आगे जाएगी इसके ऊपर रखे हुए बॉक्स की जो टेंडेंसी है, काबिलियत है, जो कॉन्सिक्वेंस है वो पीछे की डायरेक्शन में जाने का है। तो आई कैन से कि इसका जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है पीछे की डायरेक्शन में है, कि मूव नहीं कर रहा है। हो भी सकता है ये मूव करे, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर ये मूव नहीं करता है तो इसका फिर भी टेंडेंसी टू मूव पीछे की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो बच्चों फ्रिक्शन है इस तरीके से आगे की डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और मूव कर रही है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू नहीं मूव करते तो जो फ्रिक्शन है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर बच्चों मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि अगर दो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं तो बिकॉज दोनों सर्फेसेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है तो इन दोनों सर्फेसेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग है। क्या हमें देखने में इंटरलॉकिंग नहीं नजर आएगी? जैसे कि मानो अगर मैं इस ग्लास को मेरे फोन के ऊपर रखूं, हमें कोई इंटरलॉकिंग नहीं नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल जूम करते जाएं तो ना तो इसकी नीचे वाली सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है, ना इसकी ऊपर वाली सरफेस जो है वो कंप्लीटली स्मूथ है। समझे ना? तो ऊबड़ खाबड़ तो होता ही है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यार जब फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग की वजह से, कि मानो अगर मुझे इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है वो 10 न्यूटन है। तो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि जब फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग की वजह से है तो क्या मैं बोल दूँ जितनी तगड़ी इंटरलॉकिंग उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन। जरा सा सोचो कि मानो मैं इस तरीके से दो सरफेसेस लूँ, देखो दो सरफेसेस कांटेक्ट में लेती हूँ, एक ये वाली सरफेस है, एक तो ये दो सरफेसेस है कांटेक्ट में, और मानो बच्चों एक ये है, दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में। बताओ ज्यादा इंटरलॉकिंग कहाँ पे है? जो दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रेस होके रहेंगे उनके बीच में ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। जो दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा नहीं पिचक के रहेंगे, चिपक के रहेंगे, वहां पर इंटरलॉकिंग नहीं स्ट्रांग होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि दो सरफेसेस एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू जितना ज्यादा प्रेस करेंगे, एक दूसरे से जितना ज्यादा चिपकेंगे, जितना एक दूसरे को प्रेस करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन आएगा। तो जितना ज्यादा चिपकेंगी, जितना ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेंगे, इसका मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। यही हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन है जो ये बोलता है कि भाई चाहे किसी भी तरीके का फ्रिक्शन हो, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, अभी मैं नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करूं तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन यही बोलता है कि उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। कि जितना ज्यादा दो सर्फेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेंगे इसका मतलब उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन जितना ज्यादा दो सर्फेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेंगे उतनी ही ज्यादा इंटरलॉकिंग, मतलब उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन। इसका मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो यहाँ पर बच्चों जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाता है ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। एक बार जरा सा देखना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि आप किन दोनों सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले से ज्यादा समझ आना चाहिए। अभी तो कहानी चल रही है, अभी तो जैसे जैसे मैं आगे जितना भी बोलते जाऊंगी उतना तुम लोगों को नई नई चीजें समझ आती जाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा और समझते हुए, तो अभी मानो बच्चों अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो दो सरफेसेस के बीच में लगता है जब वो दोनों मूव नहीं कर रही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव करें, इसकी टेंडेंसी है। अब इसका क्या मतलब है कि सुनना एक चीज होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोगों ने सुन तो लिया, समझ नहीं आया, विजुअलाइज नहीं हुआ। मेरी क्लास में ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर और भी बातें होंगी, डोंट वरी एट ऑल, डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन में है। जैसे कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर कोई भी चीज रखी हुई है तो तुम्हें उस चीज के ऊपर एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो मूव करेगी ना बच्चों। जैसे कि मानो कि तुम्हारे किचन के अंदर इस तरीके से एक फ्रिज रखा हुआ है, तो मानो तुम्हें उस फ्रिज के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी जाके वो मूव करता है। इसका मतलब उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए तुम लोगों को फोर्स जो लगाना पड़ा दैट इज 10 न्यूटन, है ना। तो हमें समझ आ गया कि भाई यहाँ पर जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है फ्रिज की सरफेस के बीच में और हमारी ज़मीन की सरफेस, जो ज़मीन है उसके बीच में, वो 10 न्यूटन का है। लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मानो अगर मैं उस फ्रिज के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स ही ना लगाऊं, लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। ठीक है, मानो मैं तुम्हें ये बोलूँ कि जिस मिनिमम फोर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है टू मूव द बॉडी, मूव नहीं कर रही है, लेकिन इतना मैं लगा दूंगी, इससे ज्यादा लगा दूंगी तो मूव करने लग जाएगी। तो मानो मैं तुम्हें बोलूँ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, है ना। तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सिनारियोज देती हूँ कि मानो अगर मैं कोई भी फोर्स ही ना लगाऊं और तब भी अगर यहाँ पर फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लग रहा हो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, हाँ, मेरे सर का एग्जाम्पल, हाउ डिड यू नो अहेली। हाँ जी, देखो अगर मानो मैं किसी भी तरीके का फोर्स ही नहीं लगा रही हूँ तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी ही नहीं है ना मूव करने की। क्योंकि मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, या तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या उसकी टेंडेंसी को अपोज करता है। कि अगर उसको भनक भी पड़ गई फ्रिक्शन को कि यार बॉडी मूव कर सकते हैं, तब भी फ्रिक्शन लग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर मानो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी ना, तो फिर तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने की, तब तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि कैसे जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को जीरो रखते हैं तो किसी भी तरीके का टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि दोनों सरफेसेस एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, ये वाली जो सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मानो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई मैंने फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का, लेट अस अज्यूम कि भाई वैसे फ्रिज को मूव कराने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की जरूरत थी, लेकिन मैंने फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का, तो अब क्या फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग जाएगा? सोचना एक बार जरा सा। मैंने बॉडी को मूव कराने के लिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी को एक्चुअली में मूव कराने कराने के लिए, ताकि वो रेस्ट से मोशन तक चली जाए, मुझे 10 न्यूटन के मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं 10 न्यूटन नहीं लगा रही, मैं 2 न्यूटन लगा रही हूँ। तो देखो ये चीज तो तय है कि बॉडी मूव तो नहीं करने वाली, यहाँ पर मोशन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन बच्चों 10 न्यूटन नहीं लगेगा ना, फ्रिक्शन यहाँ पर भी 2 न्यूटन लगेगा। ऐसे कभी देखा है कि फ्रिज को तुम छोटी से इस अपनी बिल्कुल छोटी उंगली से थोड़ा सा धक्का दे दो, आगे से बहुत बड़ा फ्रिक्शन लग गया और उस फ्रिक्शन की वजह से फ्रिज तुम्हारे ऊपर चढ़ गया? ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा ऐसा? नहीं ना। मानो ये फ्रिज है, ये तुम हो, तुमने इस तरीके से अपनी छोटी उंगली से इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन फ्रिक्शन इतना ज्यादा एग्रेसिव था, फ्रिक्शन लग गया 10 न्यूटन का। अब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगी क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, फ्रिज तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाती हूँ ताकि यहाँ पर ये जो बॉडी है मूव करे, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली बात है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 2 न्यूटन लगता है ना। उसी तरीके से मानो मैं यहाँ पर जो फोर्स है बच्चों इस तरीके से 9 न्यूटन का लगा रही हूँ, तो ताकि बॉडी मूव करे मुझे तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट थी, मैंने तो 9 न्यूटन लगाया, तो 9 न्यूटन से मूव थोड़ी करेगा। यहाँ पर मैं अब भी मोशन नहीं देख पाऊंगी, लेकिन बॉडी के अंदर टेंडेंसी टू मूव है कि ठीक है यार 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से बॉडी मूव करेगी, तो 9 न्यूटन का फोर्स लगाने से बॉडी मूव नहीं कर रही है, लेकिन टेंडेंसी है कि थोड़ा सा और अगर लग जाए फोर्स तो ये मूव कर सकती है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को भी अपोज करेगा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, कि अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन 9 न्यूटन की वजह से है तो बच्चों यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू भी 9 न्यूटन होगी।
अब मानो अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा देती हूँ, तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल एग्रेसिवली यहाँ पर 10 न्यूटन का लग जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ने पूरा का पूरा अपना जोर लगा दिया, जितना भी वो जोर लगा सकता था कि यार बॉडी, ये दोनों सर्फेसेस एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव नहीं करनी चाहिए। और मानो अब अगर मैं लास्ट सिनारियो की बात करूं कि भाई मानो मैंने अब की बार यहाँ पर जो फोर्स है वो 11 न्यूटन का लगा दिया, तो अब बॉडी मूव करने लग जाएगी, क्योंकि मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की जरूरत थी ताकि बॉडी मूव करे, मैंने 11 न्यूटन लगा दिया। तो यहाँ पर अब की बार क्या होगा, यहाँ पर अब की बार जो बॉडी है मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी, और जैसे ही बॉडी मूव करेगी उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अभी हम लोग और ज्यादा काइनेटिक, मतलब अभी हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ रहे हैं। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग चीजें समझेंगे, अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन समझ रहे हैं। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे कि कैसे अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी को समराइज करूँ ना, तो वो 3 पॉइंट्स में बांटी जा सकती है। नंबर 1, अगर मानो मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती हूँ, तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन अपोज क्यों करेगा इसको, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन करता है ना टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज, तो यहाँ पर तो टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दूसरी चीज, मानो मैंने फोर्स लगाया, लेकिन जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड था बॉडी को मूव कराने के लिए, मैंने उतना फोर्स नहीं लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर दोबारा से किसी भी तरीके का मोशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और जितने भी मैग्नीट्यूड का हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उतने ही मैग्नीट्यूड का स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने जब 2 न्यूटन लगाया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का लगा था, जब मैंने 9 न्यूटन लगाया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन का लगा था। तीसरी चीज, मानो अब की बार मैं मिनिमम फोर्स लगा देती हूँ जितना भी चाहिए बॉडी को मूव कराने के लिए, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी जान लगा के अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा। और अब अगर मैं थोड़ा सा और फोर्स लगाती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 11 न्यूटन लगाया था, तो अब जो बॉडी है मूव करने लग जाएगी, मूव करने के बाद उसके ऊपर जो फोर्स लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसके ऊपर भी हम लोग आगे जैसे जैसे टाइम के साथ जाएंगे क्लास में वैसे वैसे बात करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ रहे थे। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर बोल दूं कि भाई यार ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत ही प्यारी चीज है ना, देखो ना यार, मतलब नेचर देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये बहुत प्यारी चीज है, ये तो अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे इंसान अपने आप को एडजस्ट करता है, अडाप्ट करता है हालातों के हिसाब से, यहाँ पर फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, अपने आप को अडाप्ट कर रहा है हालातों के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो कैसे यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये दो सरफेसेस के बीच में कांस्टेंट नहीं होता है, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। किस बेसिस के ऊपर, इस बेसिस के ऊपर कि कितना फोर्स यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, कितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है बॉडी के ऊपर ताकि वो दूसरे सरफेस के अगेंस्ट मूव करे, उसके बेसिस के ऊपर ही अपने आप को एडजस्ट करता है। सो दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन तो मेरे पास हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब मानो अगर दो सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो एक तो वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और एक वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि मानो मैंने यहाँ पर जब कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जीरो हो गया। जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाती गई नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ गया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल रिएक्शन एक सिनारियो के लिए सेम है, एक सिनारियो के लिए नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा। जैसे कि मानो अगर नॉर्मली मैं ग्राउंड लूँ, ग्राउंड के ऊपर अगर मैं 4 kg की बॉडी को रख दूँ, तो बॉडी का वेट अगर इस तरीके से 40 न्यूटन है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी 40 न्यूटन का लगेगा। तो भाई ये नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन का ही है, चाहे तुम इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाओ या ना लगाओ, लगाओ तो जितना मर्जी लगाओ, नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन ही रहेगा ना इसका। तो ये बहुत अजीब बात है कि ये सेल्फ एडजस्टेबल है लेकिन इसकी वैल्यू तो सेम रहती है। तो फिर तुम्हें पता लग जाना चाहिए व्हाई इज स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर। सो आई कैन से that this is self-adjustable in nature because of the self-adjustive nature of coefficient of static friction। कि मानो अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है डिपेंडिंग ऑन हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया है, ताकि दो बॉडीज एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर पाए। मैं तुम्हें बोल रही हूँ जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है,
ये भी अपने मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आप बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो ताकि वो दूसरी बॉडी के अगेंस्ट मूव करे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दो सर्फेसेस के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी दो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो उसी के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी डिपेंड करेगी। हम लोगों ने देख लिया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम तक जाती है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम तक जाती है। तो कभी भी अगर तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन हो, मान के चलो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं मिनिमम तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव कराने के लिए, तो तुम देख लो तुम यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से है। सो फ्रिक्शन इज द नेट रेजिस्टेंस जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, जो नहीं अब मोशन को होने दे रही है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो बॉडी ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रही है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है नहीं, मतलब जो ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और जो नीचे फोर्स लग रहा है इसका वेट 100 न्यूटन, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यही है ना, देर इज नो एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन, इट मीन्स देर इज नो नेट फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन। इसका मतलब ऊपर जितना फोर्स है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स मेरे पास नीचे भी है। खत्म। कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.8 थी और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन थी, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 80 न्यूटन। मतलब तुम लोगों को 80 न्यूटन का मिनिमम फोर्स तो लगाना पड़ेगा अगर तुम लोग इस बॉडी को मूव कराना चाहते हो। तो एक बार फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं इसका। इसका मतलब जब मैं यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। जब मैं यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लग रहा है। जब मैं यहाँ पर फोर्स 80 न्यूटन का लगा रही हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी 80 न्यूटन। और अब अगर मैं 80 न्यूटन से थोड़ा सा और बड़ा फोर्स लगा देती हूँ तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना, क्योंकि देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 80 न्यूटन से बढ़ नहीं सकती, उसी का मतलब मैक्सिमम होता है। लेकिन मानो मैं यहाँ पर 81 न्यूटन लगा दूँ तो नेट फोर्स आ गया ना इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में आ गया तो बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यही चीज मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताई थी। दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, जितना डिस्कस करेंगे उतना तुम लोगों को क्लियर होता जाएगा। तो भाई देखो मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, मुझे जितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे, ये निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितना नेट रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। मानते हो ना? तो अभी बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, अगर मानो मैं अभी यहाँ पर ये जो ब्लॉक है अगर मैं इसके ऊपर फोर्सेस बनाने लग जाऊं तो इसके ऊपर भाई एक तो फोर्स लग रहा है ऐसे mg का फोर्स लग गया, और अब मैं बॉडी के ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो बॉडी की टेंडेंसी भी फिर ऊपर की डायरेक्शन में जाने की है। तो अगर बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए ना भाई। ये देखो फ्रिक्शन लग गया इस तरीके से, यही हो रहा है। एक बार जरा सा देखो यही हो रहा है, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं और एक हमारा यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो अभी मानो अगर मैं अगर ये वाली एक्सिस को अगर कंसिडर कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। अगर मुझसे पूछा हुआ है मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे, वो निकालने के लिए मुझे देखना है कितना नेट रेजिस्टिव फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई एक तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मेरे पास लग रहा है क्या, एक तो इस डायरेक्शन में मेरे पास लग रहा है mg साइन थीटा। पता है ना, ये मानो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है। तो mg का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आता है कॉस कंपोनेंट आ गया जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, और यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो साइन कंपोनेंट आता है विच इज mg साइन थीटा। तो मैं देख पा रही हूँ एक तो नीचे की डायरेक्शन में mg साइन थीटा लग रहा है और एक नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब तुम देखो ना तो ये तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना ही ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं है। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है वो mg cos थीटा के इक्वल टू है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू mg cos थीटा। खत्म। कि भाई देखो नीचे की डायरेक्शन में एक तो मेरे पास लग रहा है mg साइन थीटा और एक मेरे पास लग रहा है म्यू mg cos थीटा। सो दिस इज द नेट रेजिस्टिव फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो मुझे जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे वो इतने मैग्नीट्यूड का है।
यही तो बच्चों अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे कि देखो अगर फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, मतलब मुझे 10 न्यूटन का मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मानो मैं बॉडी को मूव कराना चाहती हूँ। सेम चीज यहाँ पर है कि भाई देखो मैं बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना चाहती हूँ, तो जो मुझे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नेट रेजिस्टिव फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब एम जी साइन थीटा तो नीचे की डायरेक्शन में लग ही रहा है, लेकिन बिकॉज मैं बॉडी के ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी नीचे लगा। मतलब नीचे की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है इट इज एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो तुम लोग देख पा रहे हो कैसे नॉर्मल रिएक्शन और एम जी कॉस थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड के। और समझ आएगा जब हम लोग ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो भी तुम लोगों ने स्किप किया एक्सप्लेनेशन में, ये वाले एक्सप्लेनेशन से आंसर ढूंढोगे। मानो अब की बार मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि भाई बताओ कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा तुम लोगों को नीचे की डायरेक्शन में, अगर तुम इस ब्लॉक को नीचे की डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो। तो तुम यही देखोगे ना कि भाई यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो mg का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर मैं बॉडी के ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा रही हूँ तो बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की है। बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की है तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज अ रिपीटेशन, ध्यान से सुन लेना। मुझे जो मिनिमम फोर्स लगाना है ताकि बॉडी नीचे की डायरेक्शन में मूव करे, ये निकालने के लिए मुझे देखना है व्हाट इज द नेट रेजिस्टिव फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो मुझे ये वाली लाइन में स्टडी करना है कि भाई ये वाली लाइन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ एक तो यहाँ पर mg का साइन कंपोनेंट लग रहा है, एक यहाँ पर मेरे पास फ्रिक्शन लग रहा है विच इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन विच इज म्यू mg कॉस ऑफ थीटा। तो जो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, ध्यान दो, तो जो नेट रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है वो मेरे पास आ गया ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। तो अगर नेट रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में इतना है तो मुझे जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी नीचे की डायरेक्शन में मूव करे, उसकी वैल्यू भी मेरे पास इस तरीके से आ गई। देखिए एक बार, इतना मैंने कुछ भारी भरकम बात नहीं की है। दिस इज वेरी इजी कि भाई देखो अगर नेट रेजिस्टिव फोर्स नीचे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है तो मुझे जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन में वो 10 न्यूटन है। अगर नेट रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है तो जो मुझे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी नीचे की डायरेक्शन में मूव करे वो मेरे पास 10 न्यूटन है। हाँ जी, एक बार जरा सा देखो, देख पा रहे हो? सो दैट इज इट। तो जब मैंने ये डिफाइन कर लिया तो मुझे नेट रेजिस्टिव फोर्स नीचे की डायरेक्शन में निकालना है। तो नीचे एक तो फ्रिक्शन लग रहा था, एक mg साइन थीटा लग रहा था। अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ, नेट रेजिस्टिव फोर्स निकालना है ऊपर की डायरेक्शन में, तो नीचे mg साइन थीटा लग रहा है, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। तो नेट रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन माइनस mg साइन थीटा। और ये पहले से ज्यादा क्लियर होना चाहिए ये। अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए अब मैं तुम लोगों को एक नई चीज के बारे में बताती हूँ। जैसे कि तुम्हें पहले से क्लैरिटी आनी चाहिए बच्चों, 100% जैसी कोई चीज नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, देर इज ऑलवेज बेटर, देर इज ऑलवेज बेटरमेंट, यू कैन ऑलवेज बी बेटर, यू कैन ऑलवेज हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वो वाली बात है। लेकिन पहले से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि जब क्लास में एंटर किए थे, जब हम लोगों ने फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू किया था, उसकी कंपैरिजन में अभी जो अंडरस्टैंडिंग है तगड़ी है। सेल्फ प्रैक्टिस से और ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। तुम एक बार ज़रा सा सिर्फ PYQs का वेट करना ताकि तुम्हें लेवल पता लगे नीट का क्या लेवल है। तो नीट का लेवल ये है, हम हमेशा ये रहेंगे, तब जाके नीट में 180 आएंगे, है कि नहीं। अब देखो मैं तुम्हें एक नई टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जैसे कि अभी तक ठीक है हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन को पढ़ा। अब अगर मानो मैं एक और चीज़ के बारे में बताती हूँ जो कि होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज भी बेसिकली एक तरीके का एप्लीकेशन ही है कि मानो अगर मेरे पास इस तरीके से एक सरफेस हो, ये रफ सरफेस हो, इस रफ सरफेस के ऊपर मानो अगर मैं ब्लॉक रख दूं तो क्या ये फ्रिक्शन की वजह से ऐसे ऐसे मूव करेगा, या फिर क्या कोई बॉडी के अंदर टेंडेंसी भी है इस डायरेक्शन में जाने की या फिर इस डायरेक्शन में जाने की? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मानो अगर मैं थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दूं, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दूं तो mg साइन थीटा नीचे लगेगा। फ्रिक्शन जो कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है, जो कि म्यू mg कॉस थीटा होता है, वो ऊपर लगेगा, है ना। तो देखना ये मेरे पास इस तरीके से, मानो दिस इज दी सरफेस, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये वाली बॉडी रख दी, ये वाली बॉडी नहीं स्लाइड कर रही है। अब मैंने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दिया,
अब भी नहीं स्लाइड कर रही है, लेकिन एक तो ऐसा इंक्लिनेशन आएगा ना जब भी बॉडी स्लाइड करना शुरू कर जाएगी, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज, बस। So angle of repose is the angle of inclination beyond which a body placed on it will slide down before because of its weight. ठीक है, तो आई कैन से कि ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसके बाद तुरंत बॉडी मूव करने लग जाती है, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में मेरे पास जो एम जी साइन थीटा लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर देंगे। जैसे कि अगर मानो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, मतलब मुझे जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव कराने के लिए वो 10 न्यूटन है, लेकिन 10 न्यूटन पे बॉडी मूव नहीं करती, ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग आती है, वही वाला सिनेरियो है। जब यहाँ पर बॉडी ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आ जाए, मतलब ये ऐसा एंगल है जहां पर एम जी साइन थीटा जो नीचे लग रहा है और ऊपर जो म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा है एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। नो श्री रॉय, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, प्लीज वॉच द बैकलॉग, रिकॉर्डिंग्स अपनी कंप्लीट करो, बहुत देर से बच्चा स्पैम कर रहा है। तो दैट इज इट, ये वाला जो एंगल है ना इसको निकालो, ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो मेरे पास आया ना म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई टैन थीटा। तो तुम लोग देख पा रहे हो थीटा कैन बी रिटन इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ म्यू, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। जैसे ही बॉडी स्लाइड करने लग जाए, तो लेट अस अज्यूम कि अब मेरे पास 30 डिग्री था, ठीक है, मानो 30 डिग्री मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब जब एंगल 25 डिग्री है बॉडी नहीं स्लाइड कर रही है, 30 डिग्री पे बिल्कुल ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, 30.5 डिग्री के ऊपर ही स्लाइड कर जाएगी, बिल्कुल वो मिनिमम फोर्स वाला सिनारियो कि मानो अगर मिनिमम फोर्स जो मुझे बॉडी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा उस मूव कराने के लिए, अगर वो 10 न्यूटन है तो मैं 9 न्यूटन लगाऊंगी, नहीं मूव करेगी। 10 न्यूटन पे भी मूव नहीं करती है, ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन आता है कि बिल्कुल अब मूव करने ही वाली है, फिर चाहे मैं 10.001 न्यूटन भी लगा दूंगी तो बॉडी मूव करने लग जाएगी। ये वो वाला सिनारियो है जिस एंगल के ऊपर ये बैलेंसिंग वाला पार्ट हो गया कि अब ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, अब इससे ज्यादा अगर आप एंगल बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली स्लाइड करेगा। यहाँ पर नो स्लाइडिंग, यहाँ पर क्यों नो स्लाइडिंग भाई? इसलिए नो स्लाइडिंग क्योंकि जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है ना। देखो यहाँ पर मैं 3 सिनारियोज डिफाइन कर सकती हूँ ना, कि मानो अगर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, गौर फरमाना बच्चों, मैंने तो अपने पता है पेड प्लेटफॉर्म के बच्चों को भी बोला हुआ है कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब के ऊपर आ जाना, ठीक है। यहाँ पर बैठे होंगे कुछ पेड प्लेटफॉर्म के बच्चे। तो यहाँ पर 3 सिनारियोज है कि मानो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, नो स्लाइडिंग, बॉडी नहीं नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड करके आएगी। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से के इक्वल टू हो जाता है ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, और जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज से बड़ा हो जाएगा बॉडी स्लाइड्स। आई एम होपिंग बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया। जैसे हम लोग मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी के बारे में भी बात करते हैं, एक बार देखिए। अब मानो बच्चों, अब अगर मैं तुम लोगों को काइनेटिक फ्रिक्शन की बात बताऊं कि काइनेटिक फ्रिक्शन भाई क्या होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की चोंच लेके स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है बाहर से कितना फोर्स लग रहा है ना। बाहर से फोर्स नहीं लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, बाहर से जो फोर्स लग रहा है अगर वो बढ़ता जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, है ना। वो सेल्फ एडजस्टेबल है, काइनेटिक नहीं है, खत्म। काइनेटिक फ्रिक्शन बस इतना है, काइनेटिक नहीं है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि एक बार बॉडी मूव करने लग जाए फिर उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू हो जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इट। बस इतना है, इससे ज्यादा तो बच्चों कुछ भी नहीं है, खत्म। तो अगर मानो मैं यहाँ पर फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स को प्लॉट करूँ, है ना, अगर मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू करके अगर मैं फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैं प्लॉट करूँ, तो क्या मैं बोल दूं कि भाई सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे तो हमारे पास किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं लग रहा। उसके बाद बॉडी रेस्ट के ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो भी बढ़ रहा है ना।
फिर स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाता है, तो मैं तुम्हें एक नया नाम बता रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक नया नाम बता रही हूँ कि ये जो मेरे पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की फ्रिक्शन है ना, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। कोई नया कंसेप्ट नहीं बताया, बस नाम बताए, इंग्लिश में मत फंसना। सबको कंफ्यूजन होगा जो क्लास के बीच में आए हैं। हो ही नहीं सकता अगर कि कोई बच्चा यहाँ पर 1 घंटे 15 मिनट से बैठा हुआ है और उसको कंफ्यूजन है। इतना रिपीट हो चुका है, 15 बार एक चीज रिपीट हो गई होगी। तो जो बीच में है उनकी मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। 5 बजे क्लास होती है, क्लास में टाइम से आया करो। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, पहले तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन नहीं लगा। फिर जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स को देखो बढ़ाती गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती गई। एक पॉइंट के ऊपर मैंने एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया, मतलब उस पॉइंट के ऊपर मैंने वो मिनिमम फोर्स लगा दिया जो रिक्वायर्ड है बॉडी को मूव कराने के लिए। अब जैसे मैं उससे ज्यादा फोर्स लगाती हूँ तो बॉडी मूव करने लग जाती है। अभी थोड़ी पढ़ रही हो, ये पहले से हो रहा है। शुरू के जो 15 मिनट में पढ़ाया था ना, ये उसका सार है। अब जैसे ही मैं वो फोर्स लगाती हूँ जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा है, अब बॉडी मूव करेगा। जैसे ही बॉडी मूव करेगा, अब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कांस्टेंट वैल्यू का है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। ये देखो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होती है, तो यहाँ पर ऐसे डिप आ गया। दिस इज द ग्राफ, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। पहले जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, लेकिन मैं अब भी एक्सटर्नल फोर्स को लगा रही हूँ, तो अब की बार जो बॉडी है, बॉडी मूव करेगी। तो बॉडी जब मूव करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा छोटा होता है। मानो मैं तुम्हें ये बोलूँ कि भाई मेरे पास ना इस तरीके से एम मास है, एम मास एक वॉल के साथ कांटेक्ट में है। हाँ हाँ जी, हाँ जी श्रुति, हमेशा। ओके, मूव ऑन करते हुए अब ध्यान देना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भाई मेरे पास एक वॉल है, वॉल के यहाँ पर मैंने एम मास लगा दिया। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ मिनिमम एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये नीचे की डायरेक्शन में ना स्लाइड कर जाए। तो बच्चों कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो बॉडी ना स्लाइड करे, तो तुम देखो ना, एमजी की वजह से तो बॉडी स्लाइड करेगी ही करेगी, है ना। तो अगर तुम बॉडी को नहीं स्लाइड कराना चाहते हो, तो ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, विच इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एफ के इक्वल टू ही तो है कि देखो सरफेस को तुम लोगों ने बॉडी को एफ के फोर्स के साथ प्रेस किया, तो सरफेस के ऊपर एफ का फोर्स लगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग गया। अब यहाँ पर एक्स की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ही एफ हो गई। तो आई कैन से बॉडी नीचे की डायरेक्शन में mg की वजह से सिर्फ तभी नहीं स्लाइड करेगी जब म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन जो कि फ्रिक्शन है उसको कैंसिल आउट कर देता है। मतलब यहाँ पर mg और म्यू मल्टीप्लाइड बाय f एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए, तो f की वैल्यू आ गई इतनी। वरना तो स्लाइड कर जाएगा ना भाई, तुम खुद सोचो, mg की वजह से बॉडी जाएगी ना नीचे। मतलब मैं यहाँ पर बॉडी को प्रेस करके कुछ तो कर रही होगी, तो जब मैं बॉडी को प्रेस करती हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रेसिंग द बॉडी अगेंस्ट द सरफेस, आई एम strengthening the interlocking between their surfaces, and when I strengthen the interlocking between the surfaces I increase the friction। मतलब जब मैंने इसको ऐसे प्रेस किया, फ्रिक्शन बढ़ गया, और एक पॉइंट के ऊपर उतना फ्रिक्शन आ गया कि वो mg को कैंसिल आउट कर सके। तो फ्रिक्शन विच इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, उसने mg को कैंसिल आउट कर दिया, तो f की मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब मानो अगर मैं आगे बढ़ूं, मानो अब की बार मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर ये ब्लॉक है, मतलब मानो ये मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी के साथ अटैच्ड है एक स्मॉल एम मास। तो मैं अब की बार बच्चों तुम लोगों से यहाँ पर ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे बताओ इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये वाली बॉडी नीचे ना फॉल कर जाए। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने तुम्हें यहाँ पर ये पूछा कि भाई मिनिमम फोर्स मुझे कितना अप्लाई करना चाहिए ताकि बॉडी नीचे ना फॉल कर जाए। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि बॉडी नीचे ना फॉल कर जाए। तो तुम्हारे दिमाग पे सबसे पहली चीज आनी चाहिए, क्यों नहीं फॉल करेगी, बॉडी mg की वजह से फॉल करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन ने mg को ओवर पावर कर लिया होगा, कि जैसे यहाँ पर जो mg है फ्रिक्शन को कैंसल आउट कर जाएगा, वैसे ही बॉडी नीचे की डायरेक्शन में नहीं गिरेगी। फ्रिक्शन हो जाता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, है ना।
तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाओ, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है हमें। जैसे ही ये वाली बॉडी ए का एक्सेलरेशन इसको आगे के डायरेक्शन में मिलता है, तो ये वाली बॉडी इसके अगेंस्ट प्रेस होगी ना। तो ये वाली बॉडी इसके अगेंस्ट प्रेस हुई कितने फोर्स के साथ, इसका मास कितना है और कितने एक्सेलरेशन की वजह से प्रेस हो रही है। जैसे कि मानो इस तरीके से तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम्हारा दोस्त यहाँ पर खड़ा है। अब जैसे ही तुम इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हारे अंदर बजेगा ना, तुम्हारे अंदर प्रेस होगा। सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ए का एक्सेलरेशन दिया, ये आगे गई, तो इसको इस डायरेक्शन में एक प्रेसिंग फील हुआ ना। तो इसको कितने मैग्नीट्यूड का प्रेसिंग फील हुआ, इसका कितना मास है मल्टीप्लाइड बाय कितने एक्सेलरेशन की वजह से। तो एक फोर्स ऐसे लग गया, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ गया। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, एम ए। वरना तुम लोग इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। नॉर्मली कैसे कर सकते हो कि तुम खुद सोचो, अगर मेरे पास ये वाली बॉडी ए के एक्सेलरेशन से आगे गई है, मतलब ये वाली बॉडी ने इस बॉडी को ऐसे प्रेस किया, कितने फोर्स के साथ प्रेस किया, वही तो नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन यही तो होता है, दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे प्रेस हो रही है। तो यहाँ पर जिस फोर्स के यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में प्रेसिंग है, यहाँ पर इसको जो प्रेसिंग फील हो रही है, इट इज इक्वल टू इसका कितना मास है मल्टीप्लाइड बाय कितने एक्सेलरेशन की वजह से, दैट इज इट। सो एम जी शुड बी इक्वल टू म्यू एम ए। तो ए की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए दैट इज जी डिवाइडेड बाय म्यू। देखो अब गौर फरमाना, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को समझ आएगा जिसने मेरे साथ लॉज ऑफ मोशन में पुली ब्लॉक प्रॉब्लम किए हैं। मैं पूरे लॉज ऑफ मोशन को डिटेलिंग में इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करवा चुके हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों की रिकॉर्डिंग्स रहती हैं वो प्लीज़ रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करेंगे। कल वैसे भी संडे। बाकी जिन बच्चों की रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं है, अभी के लिए 4 मिनट कान बंद कर लो, क्योंकि ये मे भी तुम्हें ना समझ आए। जिन बच्चों की रिकॉर्डिंग कंप्लीट है, जिन बच्चों ने मेरे साथ पुली ब्लॉक प्रॉब्लम किए हैं, वो अपने कानों को खुला रखेंगे। यहाँ पर पुली ब्लॉक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एम मास है, यहाँ पर 2m मास है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों कनेक्टेड है तो कनेक्टेड मोशन शो करेंगे। ये ए के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये ए के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो एक तो ये कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन इन दी स्ट्रिंग निकालना है। तो मैंने तुम्हें इजीएस्ट मेथड बताया था कि ये हो जाता है कितना फोर्स सपोर्ट कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन को, माइनस कितना फोर्स रेजिस्ट कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन को, डिवाइडेड बाय इसकी वजह से व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम जो मूव करेगा इस कॉमन एक्सेलरेशन से। क्या हो गया मोनश्री, ये हो चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की है बस उनको नहीं समझ आएगा, तुम वेट करोगे अभी के लिए। लेट मी एड्रेस दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द रिकॉर्डिंग। तो तुम देखो कि जो फोर्स, अब यहाँ पर इंडिविजुअली फोर्सेस को स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मानो मैं इसके वेट की बात करूँ, 2mg सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर ये फुल सपोर्ट में है। अब अगर मैं बात करूँ इसके वेट की mg की, तो अभी ये ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है, वेट इसका ऐसे लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और एक इसके ऊपर लग रहा है जी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, म्यू मल्टीप्लाइड बाय mg, है ना। ये वाली सरफेस पे यहाँ पर mg लगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल टू है। तो ये वाला ब्लॉक जा रहा है आगे, म्यू mg लग रहा है पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है इस कॉमन एक्सेलरेशन को। तो जो फोर्स सपोर्ट कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन को वो 2mg है, जो फोर्स रेजिस्ट कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन को वो म्यू mg है। जो टोटल मास इस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा इट इज 2m प्लस m, और ये हमारा आंसर आ गया जी। तो ये वाला आंसर मेरे पास कितना आया, ये वाला आंसर आ गया 2g माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाय 3। दिस गिव्स मी द आंसर कि मानो अगर मैं g को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 3। अब उसी तरीके से अभी मानो अगर मैं टेंशन इन दी स्ट्रिंग की बात करूं तो निकाल लो, चाहे तुम ऊपर वाले के एफबीडी की हेल्प से टेंशन निकाल लो या इसके एफबीडी की हेल्प से टेंशन निकाल लो। तो मानो मैं इसकी हेल्प ले लूँ कि भाई ये मेरे पास इस तरीके से 2m मास का ब्लॉक है, इसका जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में है। अब अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे होगा,
तो नेट फोर्स आ जाता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2 mg माइनस 2 ma, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। तो ए की वैल्यू अब तुम्हें सिर्फ पुट करनी है। जैसे टेंशन की वैल्यू आ गई 2m को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो g माइनस ए, मतलब g माइनस जी 2 माइनस म्यू बाई 3। सॉल्व करने से आंसर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन करेंगे, नॉन बैंक्ड रोड के लिए भी और बैंक्ड रोड के लिए भी, और फिर हमारे पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। तो अभी यहाँ पर देखना, सबसे पहले एक सर्कुलर रोड होगा लेकिन उसकी कोई बैंकिंग नहीं होगी। मतलब इस तरीके से मानो एक सर्कुलर रोड है, ये मानो इस तरीके से, ये मेरे पास एक सर्कुलर रोड है, इस सर्कुलर रोड के रेडियस की वैल्यू r है, और ये जो रोड है वो बैंक्ड नहीं है। मतलब मानो वो रोड अगर ऐसे है ना, उसके ऊपर जो गाड़ी है वो भी ऐसे होगी, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है इस तरीके से एक सर्कुलर टर्न ले रही है। तो तुमसे यहाँ पर यही पूछा हुआ है कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये जो बॉडी है स्लिप ना कर जाए। तो मैं सोचूंगी बॉडी क्यों स्लिप करेगी भाई, है ना। तो सबसे पहले देखो, बॉडी की टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की है ना, जैसे कि ये गाड़ी सर्कल में मूव करने के लिए ऐसे जानी चाहिए, लेकिन इनर्शिया की वजह से ऐसे जाएगा। तो बॉडी की टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या लग गया, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग गया जी, अंदर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन ही है जो इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मानो ये जो बॉडी है इस तरीके से v की वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक बार जरा सा देखिए, क्योंकि और तो कोई फोर्स नहीं है ना अंदर की डायरेक्शन में। अगर मानो बॉडी सर्कल में घूम रही है तो एक तो फोर्स होगा ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर बॉडी इस तरीके से कैसे सर्कल में घूम रही है, कोई तो फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो यहाँ पर फ्रिक्शन है कि भाई बॉडी की टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की थी, तो फ्रिक्शन अंदर की डायरेक्शन में लग गया और इसने बॉडी को सर्कल के अंदर बांध के रखा। तो फ्रिक्शन आ गया मेरे पास मास ऑफ द बॉडी, किस वेलोसिटी से वो मूव करनी चाहिए बॉडी, उस वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फ्रिक्शन मेरे पास आ जाता है इस तरीके से म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो भाई, नीचे की डायरेक्शन में mg है, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg। एकदम से कमेंट सेक्शन इतना शांत कैसे हो गया, नहीं समझ आ रहा क्या। हाँ जी, स्पैमर्स बिल्कुल डट के लगे हुए हैं। और कोई बच्चा यहाँ पर है, स्पैमर्स बिल्कुल बैठ जाते हैं स्पैमर, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इनको देखो कितने पैसे मिलते होंगे, बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या, मानो मैं टाइम आउट के ऊपर डालूं, अगर वो 5 मिनट का टाइम आउट भी हो ना, तो 5 मिनट के ऊपर 1 सेकंड होता है, बच्चा दोबारा, बच्चा नहीं, ये दोबारा स्पैम करने लग जाएगा। तो इन्होंने इनके अंदर इतनी डेडिकेशन है, तुम्हारा इंटरैक्शन अगर नहीं होगा तो ऐसे कैसे चलेगा बच्चों। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कैसे फ्रिक्शन जो है बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहीं से मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अब सॉल्व कर लो। mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू म्यू mg, तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द सेफ स्पीड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मानो अगर यहाँ पर जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है, अगर वो सेफ स्पीड से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी स्लिप कर जाएगी, बॉडी स्लिप कर जाएगी। तो जो सेफ स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर करोगे तो बॉडी स्लिप कर जाएगी, ये ठीक है। अगर मानो मैं सेम चीज को रिपीट करूं लेकिन कंडीशंस डिफरेंट कर दूं, कि पहले वाले केस में कोई बैंकिंग नहीं थी, पहले वाले केस में अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे है तो हमारा रोड भी ऐसे था। लेकिन मानो अगर मैं बैंक्ड रोड ले आऊं, अब देखो बैंक्ड रोड का मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाय छींक आते आते रुक गई। बैंक्ड रोड का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल ऐसे है लेकिन रोड ऐसे है। मतलब यहाँ पर अगर गाड़ी खड़ी होगी ना, गाड़ी ऐसे खड़ी होगी, ये मैंने ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है। पहले भी बॉडी सर्कल में घूम रही थी, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल ये था तो रोड भी ऐसे था। अब की बार ये बैंक्ड रोड है। बैंक्ड रोड का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे है तो गाड़ी ऐसे है। तो बस ये जो एंगल है ना, इसी एंगल को एंगल ऑफ बैंकिंग बोला जाता है। कि देखो ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मानूं मैं ये वाले एंगल की बात करूं, यहाँ पर मैं ये वाले एंगल की बात करूं, इसी को एंगल ऑफ बैंकिंग बोला जाता है। दैट इज इट। देखो
है ना। तो अब जरा सा देख लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग, कि अगर मानो यहाँ पर ये जो बॉडी है अगर सर्कल के अंदर घूम रही है तो इसके ऊपर कोई तो फोर्स लग रहा होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले यही जानना है कि मानो अगर बॉडी m मास से मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी v है, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पर एक तो फोर्स मेरे पास mg ऐसे लग रहा है बच्चों। बॉडी की टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ऐसे सर्कल के अंदर की डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया। और यहाँ पर मेरे पास जी नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। हाँ जी, एक बार जरा सा देखो यही हो रहा है ना। तो अभी मानो अगर मैं बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाने लग जाऊं, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर मेरे पास mg आ गया, ठीक है। देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। जिसको नहीं समझ आया, ये वाला थीटा तो हम लोग जानते ही हैं। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये 90 है, ये थीटा है ना, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाता है। या फिर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। क्या बोल रही हूँ मैं, रुको, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? गलत, हाँ गलत कर दिया भाई। यहाँ पर ये थीटा है ना, ये थीटा है, यहाँ पर mg है। ये देखो यहाँ पर अगर मानो मैं इस तरीके से z ले लूँ, या फिर मैं ऐसे कर लूँ कि भाई ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये थीटा आता है, दिस वी नो। अब मैं बोल रही हूँ ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर भी थीटा बना देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये है कि अगर मानो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो एक हमारे पास यहाँ पर भी थीटा है। तो ये मैंने थीटा वगैरह बनाया ताकि मैं कंपोनेंट्स बना सकूँ फोर्सेस के। तो एक तो mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर लग गया जी नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट, यहाँ पर लग गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन का साइन कंपोनेंट। ये देखो ना, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा है, तो यहाँ पर लगा नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट, यहाँ पर इस तरीके से लग गया नॉर्मल रिएक्शन का साइन कंपोनेंट। अब अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, तो भाई यहाँ पर फ्रिक्शन है, ये थीटा है, तो यहाँ पर लग गया फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, यहाँ पर लग गया फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पर लग गया जी फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, और यहाँ पर मेरे पास लग गया फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट। दैट इज इट। तो अब तुम लोग देख पा रहे हो कैसे ये दोनों मिलके तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और कैसे ये अपने आप को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ना तो बॉडी ऐसे जा रही है ना बॉडी ऐसे जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये जो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, ये मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन लिख रही हूँ कि यहाँ पर एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ने मिलके मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, विच इज mv²/r। और यहाँ पर नॉर्मल, और यहाँ पर एन कॉस थीटा ने mg और एफ साइन थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया। अब फ्रिक्शन म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सेफ स्पीड निकालनी है ना, मुझे सेफ स्पीड निकालनी है कि ये वाली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मैं v की वैल्यू को निकालना चाहती हूँ, मतलब मुझे ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये वाली इक्वेशन में नॉर्मल रिएक्शन है, मुझे नॉर्मल रिएक्शन नहीं चाहिए। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन ये वाली इक्वेशन से निकालूंगी। जैसे इसको मैं यहाँ पर ले आई, फिर नॉर्मल रिएक्शन को मैंने कॉमन ले लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन इतना आ जाता है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं कर दूंगी सब्सटीट्यूट यहाँ पे, तो फिर जो मेरे पास इक्वेशन आती है वो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। ध्यान से देखिए, बहुत भारी भरकम बात नहीं की है। यहाँ पर क्या हुआ था, जब बैंकिंग नहीं थी, फ्रिक्शन इकलौता एक ऐसा फोर्स था जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन mg को कैंसिल आउट कर रहा था। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को सिर्फ फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, नॉर्मल रिएक्शन का भी साइन कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर एन कॉस थीटा mg और एफ साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देता है, तो इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से इक्वलाइज कर दिया, और ये दोनों मिलके mv²/r प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे v की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे ये वाली इक्वेशन की जरूरत है। इस इक्वेशन में नॉर्मल रिएक्शन है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन निकालूंगी,
ये निकाल लिया, और अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो हमारे पास ये आ जाता है। तो अब मैं अगर इसको रीअरेंज करूँ तो ठीक है, देखो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ ना, कि यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आर जी, ये आ गया मेरे पास पूरा का पूरा अंडर रूट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये भी सही आंसर है। लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये ना वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा ने गिवन था। जैसे तुम देखो कि मैंने v की वैल्यू निकाल ली, मुझे v की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन को निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरे पास अब ये वाली इक्वेशन आ रही है, मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन ये है। तो अब जब मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में ना तो साइन थीटा है ना कॉस थीटा है, टैन थीटा है, तो मैंने सोचा फिर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देती हूँ। अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगी तो जहां पर साइन थीटा है वहां पर टैन थीटा आ जाएगा, और जहां पर कॉस थीटा है वहां पर 1 आ जाएगा। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो देखो इस दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया टैन थीटा, कॉस थीटा चला गया, कॉस थीटा चला गया, यहाँ पर आ गया मेरे पास टैन थीटा। सो अब जो मेरे पास टैन थीटा की टर्म्स में इक्वेशन बन रही है वो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, जो अगर मैं ऑप्शन में ढूंढूं तो तुम लोग ढूंढ सकते हो, म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये दिस गिव्स मी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एक बार देखिए, तो 2016 का क्वेश्चन है ये, और ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये जो बैंकिंग है और नॉन बैंकिंग है ये दोनों हर क्लास में करवाया जाता है, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आ गया। ये नहीं कि तुम वहां पर पहली बार एग्जाम में पहुंचे तब तुम्हें पता लगा कि बैंक्ड रूट जैसा भी कुछ होता है, नहीं, ये वो सिनारियो था जहां पर बच्चों के नोट्स के अंदर ये था और डायरेक्टली वही चीज पूछ ले। टॉपिक खत्म। अब जरा सा और मैं तुम लोगों को पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे पास एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर मैंने एक बॉक्स को रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो जाता है ना, बॉक्स जो है स्लिप करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 30 डिग्री है। तो तुमसे यहाँ पर फिर यही पूछा हुआ है, ये वाले सिनारियो में बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यार मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज है तो स्टैटिक फ्रिक्शन को तो मैं तुरंत निकाल सकती हूँ। मेरे पास tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, तो मेरे पास tan ऑफ 30 डिग्री जो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 1/√3 आ गया, और ये वाली जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.6 पहुंचती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो 0.6 होना चाहिए। अब मैं ये चीज जानती हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होगा। इसका मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से छोटा होगा, तो 0.6 से छोटा आ गया मेरे पास 0.5। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो 2015 का क्वेश्चन है कि भाई अगर 30 डिग्री के ऊपर ये ऊपर रखा हुआ ब्लॉक अगर स्लाइड करने लग जाता है तो एंगल ऑफ रिपोज है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 0.6। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट तो इसके इक्वल टू थोड़ी होगा, इससे कम होगा। बताया ये कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होती है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होगी ना, तो 0.6 से छोटा 0.5, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना अनिवार्य है, बनाना पड़ेगा हम लोगों को। क्वेश्चन देखना क्या है, m1 मास है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है जो एक पुली के वाया जा रहा है, और दूसरी एंड के ऊपर एक और ब्लॉक कनेक्टेड है जिसके मास की वैल्यू है m2। तो अगर मानो ब्लॉक के बीच में और टेबल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है अगर उसकी वैल्यू इतनी है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग जब दोनों स्लाइड करने लग जाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन मैं बच्चों तुम लोगों को करवा चुकी हूँ, ये तुम लोग अब फाइनल आंसर खुद से निकालोगे कि यहाँ पर इस तरीके से m1 का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मेरे पास m2 का ब्लॉक है और ये स्लाइड करने लग चुके हैं, तो मानो ये किसी कॉमन एक्सेलरेशन से स्लाइड करने लग जाते हैं, ये a आ गया, ये a आ गया, तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि यही बोला हुआ है कि अगर यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू म्यू के है
तो जैसे ही ये दोनों मूव करने लग जाएंगे, जैसे ही दोनों मूव करने लग जाएंगे, व्हाट इज द टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो ये मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन करवाया है, वेरी सिमिलर टू इट। बताया ना कैसे निकालना है। पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, एक बॉडी के डायग्राम को, एक बॉडी के एफबीडी को स्टडी करके टेंशन निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आ जाता है। यहाँ पर बच्चों बोला हुआ है कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल टेबल है वो रफ है, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, और यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन निकालने को बोला है कि अगर मानो तीनों के तीनों मासेस सेम है। डायग्राम गिवन है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, वरना यहाँ पर यही बोला हुआ है एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 मासेस हैं, पुले की वायर जो है स्ट्रिंग जाती है, ठीक है, M1 हैंग कर रहा है, M3 और M2 इस तरीके से रफ टेबल के ऊपर है, तीनों मासेस सेम है, तो नीचे की डायरेक्शन में कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालना तो यार बहुत ईजी है। ये हो जाता है कितना फोर्स सपोर्ट कर रहा है इस कॉमन एक्सेलरेशन को पूरे सिस्टम में, माइनस कितना फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय इसकी वजह से व्हाट इज द टोटल मास जो इस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन नीचे, कॉमन एक्सेलरेशन आगे, कॉमन एक्सेलरेशन आगे। अब अगर मैं फोर्सेस को स्टडी करूं तो इसका जो mg फोर्स है सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इसके mg फोर्स की बात करूं तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके mg फोर्स की बात करूं तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, तुम्हें हाफ दिख रहा था क्या? आई एम सो सॉरी बच्चों, ये देखो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एवरीवन। होपफुली आपको फ्रिक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दोगे एंड लेट मी सी हैशटैग डन इन द कमेंट सेक्शन। हमारा इस वीक में हम लोगों को जो कुछ भी कंप्लीट करना था हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक हमारी लाइव क्लासेस में। नेक्स्ट वीक से हमारी जो लाइव क्लासेस रिज्यूम होंगी, मैकेनिक्स को रिज्यूम करेंगे। पहले करेंगे वर्क एनर्जी पावर, फिर रोटेशनल मैकेनिक्स को 2 क्लासेस के अंदर निपटाएंगे, फिर करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन, और फिर करने वाले हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट वीक का शेड्यूल रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक देखते हैं। अभी के लिए ये था तुम्हारा फ्रिक्शन के ऊपर क्लास। पूरी इस वीकली टारगेट जो हमारा था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीक जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, फिजिक्स महाप्रलय 2.2 टेस्ट सीरीज का वो सिलेबस रहेगा जो कल होने वाला है 16 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा 11 बजे। तो वो टेस्ट कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।